हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। तो आज हम देखने वाले हैं 17 जनवरी और 18 जनवरी 2023 के जो भी क्वेश्चंस ईवीएस के सेक्शन में पूछे गए थे, जो कि एनसीईआरटी से अलग थे, वो सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं। देखिए, हमारी जो ईवीएस की जो क्लासेस है, क्लास नंबर 13 यानी क्लास नंबर 13 है। 12 क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं और क्लास 11 और 12 में भी मैंने जो 2023 की अभी एग्ज़ाम हुई है उसमें न्यू एक तो आपका पूछा गया था 9 जनवरी को, ठीक है, और एक आपका पूछा गया था 10 जनवरी को। तो वो मैंने उसमें क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, क्योंकि 10 जनवरी की जो शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने हैं, जो कभी रिपीट नहीं हुए आज तक ईवीएस के सेक्शन में। न्यू क्वेश्चंस कुछ इस बार पूछे गए थे, तो वो उसमें हैं। तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखना। और देखिए, आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। फिर आप देखो, आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ न्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो 17 और 18 जनवरी को पूछे गए थे ईवीएस के सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 22 से 77 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको चाल बराबर दूरी बट्टे समय फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो मैं देखिए आपको 12 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूँ ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कम से कम बहुत बार आया है, और 3 से 4 7 मुझे लगता है 4 से 5 बार तो आया ही होगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। The teaching material for visually challenged student is in Braille script. The Braille स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन ब्लैंक पॉइंट्स या डॉट्स। यानी कि ये कह रहा है कि जो दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थी हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में यूज़ किया गया है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि किस पर आधारित है? तो ये 6 डॉट यानी कि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये आपको पता होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं इस क्वेश्चन को करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बावड़ी रेफर्स टू, यानी बावड़ी का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बावड़ी को देखिए हम स्टेप वेल यानी कि सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ये क्या होती है? तो ये एक हमारे वाटर का एक सोर्स होता है। इसमें जो है पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था पहले एंशिएंट टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैंने कल परसों आपको करवाया था, या तो आपका 10 जनवरी को पूछा गया था या फिर आपका 9 जनवरी को पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एरिया ऑफ वाटर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। यानी कि वाष्पन के कारण जब शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है, जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है, और वायु नमी में अधिक होती है, बढ़ता है, वायु नमी में कम होती है, या फिर घटता है और वायु नमी में कम होती है, या फिर डिक्रीज्ड एंड द ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर इन एयर इज़ हाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 है। जो है आपका जो क्षेत्रफल है वो घटता है, और वायु में जो नमी होती है, जो वाटर वेपर जलवाष्प होती है, उसकी मात्रा कैसी होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था, यूनिक क्वेश्चन था, याद रखना, अलग क्वेश्चन है। आज तक ये क्वेश्चन ईवीएस में कभी रिपीट नहीं हुआ है। अ टीचर इज डिस्प्लेइंग डिफरेंट वेजिटेबल्स विद दियर एडिबल पार्ट्स फॉर गार्लिक, शी डिस्प्लेज इट्स। यानी कि एक अध्यापिका क्या कर रही है? बहुत सारी सब्जियों को, उनको खाने के जो योग्य भाग हैं उनके साथ दिखा रही है। तो लहसुन जो होता है यानी कि गार्लिक होता है, वह क्या दिखाती है गार्लिक के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल्ब। देखिए, बल्ब का मतलब क्या होता है? तो बल्ब का मतलब होता है गांठ। तो लहसुन की क्या आती है? लहसुन की गांठें आती हैं, आपने देखा होगा, वाइट कलर की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Millennium Development Goals with the aim of international development were replaced by which of the following in the United Nations General Assembly in the year 2015। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। तो देखिए, जितने भी न्यू क्वेश्चन है ना,
उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। हो सकता है आपके नेक्स्ट शिफ्ट में इस वाले जो एग्ज़ाम अब आने वाला है जुलाई अगस्त में, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्न में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि धारणीय विकास लक्ष्य द्वारा इसको क्या किया गया था, विस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SDG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको इसको हम शॉर्ट में SDG भी बोल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 था द टर्म ऑयल इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है। ये जो क्वेश्चन है वो आपकी साइंस पेपर 2 से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जो है EVS में इस बार जो है थोड़ी बेसिक साइंस भी आ गई थी, और जो क्वेश्चन थे ना वो NCERT से ही थे। अब जिन लोगों की CTET पेपर 2 में NCERT होगी उनको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। सोशल के भी थे लेकिन साइंस के ज़्यादा ऐड किए गए थे EVS के सेक्शन में। क्यों ऐड किए गए थे, क्योंकि जो हमारा EVS है उसमें ओनली एनवायरनमेंट नहीं होता है, वो 3 विषयों का क्या है, एकीकृत है, जिसमें हमारा सोशल भी होता है, साइंस भी होती है, प्लस एनवायरनमेंट भी होता है। इसीलिए जो CTET है उसने ये क्वेश्चंस ऐड किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल, यानी कि क्रूड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो सिलेक्ट द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ यूनियन टेरिटरी। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि भारत के संघ शासित प्रदेश, याद रखना 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई है, अपनी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको ट्रिक बताई हुई थी इनको याद करने की। तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंध के संदर्भ में सही है। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। नेक्स्ट दिया गया है स्टेटमेंट कैन बी हैंडल्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण। और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है फार्मिंग ऑफ वाटरस्ट पॉलिसी फॉर कंजर्विंग वाटर, यानी कि जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। तो जल विभाजक प्रबंधन के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें से, तो देखिए आपका स्टेटमेंट A, C और D, ये तीनों ही स्टेटमेंट कथन यहाँ पर सही है इसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा B बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो जल विभाजक या वाटर शेड प्रबंधन एक शब्द है जिसका प्रयोग भूमि उपयोग प्रथाओं और जल प्रबंधन यानी जल के मैनेजमेंट को लेकर जो भी प्रथाएं थी उनको लागू करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ताकि उन भूमि और जल संसाधनों के उपयोग को व्यापक तरीके से प्रतिबंधित करके वाटर शेड के भीतर पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पूछा क्या है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी NCERT से पूछा गया था, तो ये सभी को पता होगा। चांगपा क्या है, तो चांगपा क्या है, एक पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है, और ट्राइबल लिविंग ऑन द माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विद रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ एंड देहरादून रेस्पेक्टिवली आर। ये देखिए ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया के मैप आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि हर स्टेट किस जगह पर है, कौन सा स्टेट, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, इसमें आपको एक छोटा सा जो है डायग्राम ड्रॉ करना है डायरेक्शन का, जैसे ईस्ट इधर है, वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो दिशाएं हैं बिल्कुल सही पता चल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। देखिए जो 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उनको आप जो है ज़रूर देख लेना। देखिए जो भी क्लास आज 13 क्लास है, ये जो क्लासेस मैं आपको करवा रही हूँ
आप ये समझ लीजिए इतना कर लेते हो तो आप जो है EVS के पेपर में 10+ जो है आराम से स्कोर कर लोगे और अच्छा भी कर सकते हो। डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल पर, किस तरीके का एग्ज़ाम आपके जो EVS है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इस टाइप का क्वेश्चन समझाया कि दिशाएं अगर ऐसे पूछा जाए मैप से रिलेटेड तो कैसे करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सब्सटेंस अब्यूज़ इज, वे महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देते हैं वो आपको बताने हैं। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, सबस्टांसेस रेगुलरली यूज्ड बाय अदर फैमिली मेम्बर्स, यानी अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान में प्रवसन क्या है, एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। देखिए अभी मैंने बताया ना EVS में कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनमें आपके कुछ क्वेश्चन सोशल से यानी सामाजिक विज्ञान से, कुछ क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे गए थे। तो ये कुछ ही शिफ्ट थी, जैसे कि अभी मैंने आपको कल परसों में 10 जनवरी का करवाया था, उससे पहले 9 जनवरी का करवाया है ना, और आज मैं आपको 11 का करवा रही हूँ, 17 का करवा रही हूँ और 18 का भी करवाऊँगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ क्वेश्चन शिफ्ट में न्यू पूछे गए थे, वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो उत्प्रवासन मूलतः निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है, यानी कि इमिग्रेशन बेसिकली डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए इमिग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट आउट ऑफ अ कंट्री, एक देश से बाहर स्थान बदलना। एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो है NCERT से ही पूछा गया है। वह स्थान जहाँ जानवर अपनी भेड़ और बकरियों को रखते हैं वो कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, लेखा कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 17 जनवरी के हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे न्यू क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। देखिए ये जो न्यू क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, प्लीज़ इनको आप किसी नोटबुक पर नोट कर लेना और सारे क्वेश्चंस के आंसर को याद कर लेना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 19 जनवरी। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 18 जनवरी बोल दिया था, लेकिन 18 जनवरी को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया है। अब हम देखने वाले हैं 19 जनवरी 2023 के जितने भी न्यू क्वेश्चन पूछे गए थे EVS के सेक्शन में, वो सारे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप कि अगर आपने मेरी 12 क्लासेस अगर इससे पहले अटेम्प्ट की होंगी तो आपको इसका आंसर जो है पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। इसमें बस ये बोल रहा है कि उस देश का नाम बताइए जिस देश के लोगों के सापेक्ष जो भारत के लोग हैं वो एक दूसरे के उल्टे खड़े हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है लेकिन है NCERT से, NCERT से अलग नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने देखिए मेरी 6 क्लासेस अटेम्प्ट की होंगी NCERT नोट्स की तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, मैंने वहाँ पे ये बताया हुआ है आपको। तो देखिए द स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल वेयर एनिमल्स erratic behavior gave signals to tribal people about the incoming disaster was observed during, यानी कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे तो इस दौरान देखा गया था। तो ये कब की बात है, तो ये बात है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओशियन सुनामी की, जो 2004 में आई थी। ठीक है, वहाँ पर जो है जो पता है जो जानवर वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, एक अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें निकाल रहे थे सुनामी आने से पहले, जिससे जो वहाँ के लोग जो जंगलों में रहते थे आदिवासी लोग, वो वहाँ के जो जानवर हैं उनकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको समझ गए थे कि हाँ कुछ खतरा आने वाला है। तो उन्होंने जो है वहाँ के लोग जो है सुनामी आने से पहले ही अपनी जो जान है वो बचा पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 3। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी मुझे लगता है मैंने कल या परसों ही करवाया है। व्हाट इज़ हीट आइलैंड, यानी कि ऊष्मा द्वीप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन अर्बन और मेट्रोपॉलिटन एरिया दैट इज़ वार्मर देन इट्स सराउंडिंग रूरल एरियाज। वह शहरी या महानगरी क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है उसको हम कहते हैं ऊष्मा द्वीप, यानी कि हीट आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कल परसों ही करवाया है। तो आप ये भी देख सकते हो कि
नेक्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब जैसे 9-10 जनवरी को आपको ये क्वेश्चन मुझे लगता है अब आया हुए हैं, ये दोनों ही 3rd और 4, और ये क्वेश्चन आपके फिर से 19 जनवरी को देख लो पूछ लिए गए, है ना। तो तुरंत की तुरंत भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं PYQs की, आज 13 वीडियो है, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेपिक्ट्स द ऑर्गेनिज्म इज असेंडिंग ऑर्डर टू साइज? तो देखिए, सबसे जो छोटा होता है वो होता है हमारा वायरस, फिर होता है बैक्टीरिया, फिर फंगी, और सबसे बड़ा होता है एल्गी यानी कि शैवाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं कई बार इसको करवा चुकी हूँ। आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। कीट बच्ची पौधा पूछा हुआ है, इंसेक्टिवर्स प्लांट पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिचर प्लांट। और ये भी पता होना चाहिए, जो पिचर प्लांट होते हैं, कीट बच्ची पौधे होते हैं, उसमें सिर्फ पिचर प्लांट नहीं होता है, और भी पौधे हैं जैसे कि सर्रेसिनिया हो गया, ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकोलेरिया हो गया, डायोनिया होगा। तो इन सभी को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो कीट बच्ची पौधा नहीं है। ठीक है, आपको इनमें से 3 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन अलग से दिया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कीट बच्ची पौधे कौन कौन से हैं। तो ये 5-6 नाम हैं, इनको आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसके बारे में और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। कीट बच्ची ऐसे मांसाहारी वनस्पति या पादप होते हैं जो अपने आहार में कीट ग्रहण करते हैं, यानी कि कीड़ों को खाते हैं। ये पौधे दलदली जमीन या पानी के पास उगते हैं और इन्हें नाइट्रोजन की अधिक ज़रूरत होती है। जब इन्हें ये पोषक तत्व नहीं मिलता तो ये कीट पतंगों को खाकर इनकी कमी पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि ये कीट बच्ची पौधे होते हैं, जो पिचर प्लांट है, वो ये प्लांट जो है कीड़ों को क्यों खाते हैं? तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं। ये क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आप कर सकते हो। इन द चैप्टर हु तू में कर्णम मल्लेश्वरी है, यानी कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? मैं ये कई बार बता चुकी हूँ। सी इज़ अ वेट लिफ्टर, यानी कि वो कौन है? एक भारोत्तोलक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक क्या है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल्स जीते हुए हैं, और इनकी 4 सिस्टर्स हैं, वो भी किसका वेट लिफ्टिंग का जो है अभ्यास प्रैक्टिस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आपने परीक्षा केंद्र ओ पर जाने के लिए सबसे पहले ठीक, अब देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है कि परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है। कुछ आपको डायरेक्शन दी हुई है कि आपको पहले इधर मुड़ना है, फिर उधर मुड़ना है, फिर उधर मुड़ना है, फिर आपसे पूछेगा कि इससे आप जहाँ से चले हुए हो, जैसे रेलवे स्टेशन से, और परीक्षा केंद्र की दिशा बताइए। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस सीरीज़ को प्लीज़ ज़रूर अटैम्प्ट करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो रहे हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि हम न्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बाघ से रिलेटेड है। चलिए, बाघ से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लगता है कम शिफ्ट में आया हुआ है, तो ये मैं करवा देती हूँ। आइडेंटिफाई ऑल द करेक्ट और ट्रू फैक्ट्स अबाउट टाइगर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाघ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है? स्टेटमेंट, टाइगर्स विस्कर्स हेल्प देम टू मूव इन डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो बाघ की मूछें होती हैं उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ईयर्स ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, टाइगर्स रोअर कैन बी हर्ड अप टू 5 किलोमीटर्स अवे। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, टाइगर्स मार्क्स देयर ओन एरिया विच कवर्स सेवरल किलोमीटर्स विद यूरिन। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है उसको अपने यूरिन से अंकित करता है। ये दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो इसके बारे में देखिए। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट बी भी सही है और फैक्ट आपका डी भी सही है। लेकिन ये जो लिखा है ना कि बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, ये आपका गलत है। ये आपका रहेगा इसमें 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गोलकुंडा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। ये भी न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन है NCERT से ही। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। गोलकुंडे का जो किले का निर्माण है वो किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन ब्लैक एंड वाइट कलर।
ऐसे कौन से पशु हैं जो वस्तुओं को श्वेत यानी कि श्याम रंग में देख पाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़, उल्लू, काटा, चूहा। देखिए कुछ जानवर दिन में सक्रिय होते हैं और कुछ रात में। जो रात में सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर कहा जाता है, और वे जानवर जो रात में जागते हैं उनको क्या दिखाई देती हैं? चीज़ें काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं। तो चमगादड़ क्या है? रात में देख सकता है। उल्लू भी रात में देखता है। और कांटा चूहा जिसको हम हेड हॉक्स कहते हैं, वो भी क्या करता है? जो हैज हॉक्स होता है वो भी काली और सफ़ेद ही चीज़ें देख पाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें एक और आपको याद रखना है। निशाचर जानवरों के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? जो निशाचर का मतलब है जो रात में देखते हैं। चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा और रेगिस्तानी सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज। मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। यानी कि ऐसे कौन सा जीव है जो कि मरे हुए सले गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने का उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मशरूम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन एंड आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल क्या होती है। ठीक है, तो इनको क्या होता है? मानसून यानी बरसात की फसल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बरसात के मौसम में ही बोई जाती हैं। तो देखिए फिलहाल इसका जहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, धान, मक्का, सोरगम, बाजरा। ये जो सभी होती हैं ये हमारी खरीफ की फसल होती हैं। और देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ, मटर, चना, सरसों। ये जो फसल होती है ना ये आपकी रबी की फसल होती है। तो दो प्रकार की फसल होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो ये न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। थोड़ा इनके बारे में आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जो खरीफ फसल है वो किस में बोई जाती हैं? इनको वर्षा के आरंभ में बोया जाता है। ठीक है, इनको उगाने के लिए वातावरण का तापमान और आर्द्रता, मौसम का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या आता है? धान, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली। और जो रबी की फसल आती है उसमें आपको मेन जो याद रखना है वो है गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, आलू, गाजर और मूली। ठीक है, तीसरी होती है हमारी जायद की फसल। ये कब होती हैं? तो ये होती हैं फरवरी और मार्च में बोई जाती हैं और अप्रैल और मई में काटी जाती हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे ककड़ी, खरबूजा, खीरा, टिंडा, तरबूज। ये सभी आपको मई जून के महीने में देखने को मिलते होंगे ना। और जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में होती हैं और मार्च अप्रैल में क्या होती हैं? काटी जाती हैं। ठीक, तो ये तीनों फसल आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फिर से वही पूछ लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूँ हमारी अभी मैंने बताई थी आपको, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सभी कैसी फसल है? रबी की फसल है। बाकी मक्का, धान, सोयाबीन ये आपकी तीनों खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी जो आपको मैंने आपको बताया था 17 जनवरी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया है, इसलिए अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्लीपिंग टाइम्स ऑफ एनिमल। यानी कि पशुओं के सोने का सही समय क्या है? तो देखिए बिल्ली कितने घंटे सोती है ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से ये पूछ रहा है कि सही समय किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गाय का बिल्कुल सही है और बाकी सभी का जो है गलत है। बिल्ली सोती है आपके 12 घंटे, अजगर आपका सोता है 17 से 18 घंटे। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और जो जिराफ है, देखिए जिराफ का इन्होंने दे रखा है 6 घंटे, लेकिन जिराफ सबसे कम सोता है, ये सिर्फ सोता है 1.9, हम बोल सकते हैं 2 घंटे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी देखिए पेडागोजी स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हमने देखी 9 जनवरी, 10 जनवरी, 17 जनवरी और 19 जनवरी 2023। इन सभी के न्यू क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं 2023 में वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 13 क्लास थी। अगर मुझे लगेगा कि किसी और शिफ्ट में भी जो है न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं जो एनसीईआरटी से नहीं थे या फिर जो कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगी। अदरवाइज़ आपकी इस ईवीएस की सीरीज़ कंप्लीट हुई। अगर आप ये 13 वीडियोस देख लेते हो तो आप जो है ईवीएस में 10+ स्कोर आराम से कर लोगे। ठीक है, 15 नंबर का देखो आपका कंटेंट आता है तो मैंने आपको ये कंटेंट ही करवाया है। और देखिए 15 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।